ना जाने जिंदगी कितने मोड़ देती है, हर मोड़ पर एक नया सवाल देती है। ढूंढते रहते हैं हम जवाब उम्र भर, पर जब जवाब मिल जाता है तो जिंदगी सवाल बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ हमारा गणित भी ऐसे ही है जिसमें नए नए तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही जिंदगी है। जिंदगी में भी हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम को सोल्व करके आगे बढ़ता रहता है वही जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। इससे पहले हमने रिलेशन खत्म करा था, तो रिलेशन के बाद आज आ गया है फंक्शन पे। हम फंक्शन, जैसे कि आप नॉर्मल जिंदगी में भी जानते हो कि फंक्शन मीन्स आप शादी समझ लो कि एक रिलेशन होगा तो उसी के बाद फंक्शन बनेगा, यानी कि शादी होगी। यानी कि कोई यदि रिलेशन में रहे होंगे तो ही तो उनकी शादी होगी, यानी कि फंक्शन रखेंगे। ऐसा ही गणित में है, रिलेशन के बाद ही फंक्शन बनता है, यानी कि रिलेशन का ही कुछ भाग होते हैं जो फंक्शन बनाते हैं। तो ऐसा भी होता होगा कि यदि किसी का रिलेशन रहा हो, उनका फंक्शन ना हो। फंक्शन ना मतलब शादी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि हर रिलेशन होने पे, हर कोई रिलेशन तो होगा लेकिन वो फंक्शन हो ये तय नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। इसलिए ही दुनिया वाले बोलते हैं कि प्रत्येक फलन एक रिलेशन होता है। प्रत्येक फलन, प्रत्येक फंक्शन एक रिलेशन तो होता है, ये तो फिक्स है। लेकिन प्रत्येक रिलेशन एक फंक्शन हो ये फिक्स नहीं है, एक गणितीय परिभाषा है। ऐसा अभी जानेंगे हम कि प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फलन जो है वो फिक्स है कि वो रिलेशन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे फलन। फलन, फलन क्या होता है पहले जानेंगे। फलन क्या होता है, फंक्शन बोलते हैं इसको। फिर इससे रिलेटेड हम बहुत सारे फंक्शन जो है गणित में हम उनको पढ़ेंगे, उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे कंपटीशन जैसे एनडीए, आईआईटी, एयरफोर्स वगैरह में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड पढ़ लें। ये चैप्टर गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि फलन के अंदर ही आपके सारे के सारे जितने की गणित के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे क्या, सीमा, त्रिकोणमितीय फलन, साइन कोस टेन कोट सेक थीटा में सब त्रिकोणमितीय एक फंक्शन ही है। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में भी फंक्शन रिलेटेड पर्सन है बिल्कुल। उसके बाद क्या, अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी, वो भी क्या है, एक फंक्शन। उनमें भी सारे के सारे क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद समाकलन, अवकलन, ये सब क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन के ही ये समझ लो भाग है फंक्शन। इस गणित का 1 2 3 हुआ, जो आप 12th में 11th में पढ़ने वाले हो उनका 1 2 3 हुआ, क्योंकि फंक्शन सब में घुसेगा, ये समझ लेना। जैसे 1 2 3 सब में आज तक जो गणित पढ़ते हैं 1 2 3 जो बचपन में सीखा था वो सब में आ रहा है। ऐसा ही फंक्शन है। फंक्शन अपने इस कक्षा 11th 12th के मैथ का जो एनसीईआरटी में है और जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको 1 2 3 है, ये याद रखना। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम y बराबर एफ एक्स से डिनोट करते हैं। y बराबर एफ एक्स से डिनोट करते हैं। x जो होता है इसमें इनपुट होता है और y जो होता है वो आउटपुट होता है। आउटपुट। इसकी जो एनसीईआरटी में परिभाषा दी गई है वो ये है कि एक इनपुट के लिए, एक इनपुट के लिए एक यूनिक और अद्वितीय, यूनिक और अद्वितीय, उसको हम बोलेंगे निश्चित एवं अद्वितीय आउटपुट मिलना चाहिए। यानी कि एक इनपुट पे यदि एक निश्चित एवं अद्वितीय आउटपुट है तो ही फलन होगा। फलन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y से या एफ एक्स से। धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, आप बिल्कुल समझेंगे। यहाँ तक कि हम विनोद को भी समझा करेंगे। विनोद है ना जो समझ रहा है ना, विनोद वही, उसको भी हम समझा के मानेंगे कि फलन क्या होता है। तो y बराबर एफ एक्स से डिनोट करते हैं। x इसमें इनपुट इनपुट होते हैं, y आउटपुट होते हैं। एक इनपुट पे यानी कि x के एक मान पे, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉरी, x के एक मान पर
ये x के मान है जो इनपुट, y का जो मान है ना, y का मान वो ये होना चाहिए निश्चित एवं अद्वितीय। निश्चित का मतलब फिक्स, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना हो, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब उसके अलावा और कोई ना हो, यानी कि जो मान होगा, अब ये नहीं है कि एक ही इनपुट पे दो मान ना होने चाहिए। अद्वितीय का मतलब ये है कि केवल एक मान, ये नहीं कि एक इनपुट पे दो आउटपुट मिल गए। और निश्चित का मतलब वो इन्फिनिटी वगैरह ना हो, ठीक है। अब y के x के एक मान पे y का एक अद्वितीय एवं निश्चित मान होता है फलन में, ठीक है। अब इसको हम एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, कैसे कि हर चीज का फंक्शन है। देखो आप रिमोट से, आपके घर में टीवी है, टीवी वगैरह आप देखते होंगे। टीवी जब देखते हैं तो आप रिमोट यूज करते हैं, तो रिमोट एक फंक्शन की तरह कार्य करता है। रिमोट में अगर आप वॉल्यूम बढ़ाने की बटन दबाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ाने का बटन जैसे ही आपने दबाया तो आपने इनपुट करा, वो वॉल्यूम जब बढ़ के आई वो आपका आउटपुट है, ठीक है। तो एक इनपुट एक ही आउटपुट। या कहीं ऐसा होता है कि आपने बढ़ाया वॉल्यूम, बढ़ाने के लिए बटन दबाया और चैनल बदल के गाना बजने लगा, चले छैया छैया छैया, ऐसा होता है। या 9XM चैनल बन चल गया, अरे आपने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बटन दबाया था तो वॉल्यूम ही बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होता कि चैनल बदल गया, नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, यानी कि एक बटन से एक ही काम। वही यहाँ है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट हमें मिलना चाहिए, बस वो आउटपुट निश्चित होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल समझ गए ना कि रिमोट अगर आवाज बढ़ाने के लिए यूज किया गया तो आवाज ही बढ़नी चाहिए, चैनल नहीं बदलना चाहिए। एक इनपुट डाला तो उसका एक आउटपुट, समझ गए। और वो आउटपुट निश्चित होना चाहिए, यानी कि कुछ अलग नहीं होना चाहिए उससे, ठीक है। चलो तो यही फंक्शन में है, फंक्शन में जो x इनपुट होते हैं वही आउटपुट होते हैं। इनको हम एक बहुत से सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, देखो कैसे। fx बराबर, मैं लिख लेता हूँ x प्लस के 2, ये फंक्शन है, इसको ही y बोलते हैं, ध्यान रखना, fx को ही y बोलते हैं। तो देखो x इसमें इनपुट हुआ, तो इसमें x में इनपुट कुछ भी कर सकता हूँ, 1 2। अगर मैं एक इनपुट करा तो यहाँ एक लिखूंगा x की जगह, तो यहाँ भी 1 प्लस 2 कितना 3, यानी कि एक इनपुट डालने पे y की वैल्यू, क्योंकि ये y होता था, y की वैल्यू कितनी आई 3। ऐसे ही अगर मैं x बराबर 2 डाल दूं तो f2 जिसे बोल लूंगा मैं, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 जाएगा, 2 प्लस के 2 कितना आ गया 4। तो अगर इनपुट 2 डाला तो आउटपुट कितना मिला मुझे 4, y बराबर 4, ठीक है। तो यही होता है फंक्शन। आपको एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से लेकर फंक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको हम जान लेंगे। देखो f कोई फंक्शन है वो इस प्रकार से है a टू b, a टू b। अच्छा इसको समझ लेना, फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन है वो इस प्रकार से a से b, a b क्या है, सेट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सेट, सेट का मतलब समुच्चय। ये कल को आपको r टू r भी दे सकते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। n टू n भी दे सकता है, r टू n भी दे सकता है, n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी कि फलन को पहले से ही इस सवाल में दिया जाएगा कि फलन कहाँ परिभाषित है, समझ गए। तो फलन है r टू r में हो सकता है, r टू r, समझ गए, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल टू नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर टू क्यू रेशनल नंबर, या नेचुरल नंबर टू जेड पूर्णांक में। ये सब मैंने बताया है, यदि आपने नहीं देखा तो पहली वीडियो है सेट्स की, समुच्चय चैप्टर की, उसमें मैंने आपको ये सब बताया। तो कोई फलन है, ठीक है, वो इस प्रकार से है, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, कोई फलन है वो इस प्रकार से है कि a से b में परिभाषित है। और फलन क्या है, fx बराबर दे रखा x प्लस के 2, जबकि a बराबर क्या है 1 2 3, सेट्स है कोई 3 डिजिट है जिसमें 3 अवयव है इसके, और दूसरा सेट है 3 4 5 6 भी ले लो, ठीक है। a से b में एक फंक्शन है इस प्रकार से है कि fx बराबर x प्लस के 2, f कोई फंक्शन है a से b में fx बराबर x प्लस के 2, a से b में क्या हो सकते हैं समुच्चय। यहाँ a खोल दिया क्या है, b खोल दिया क्या है, a 1 2 3 का समुच्चय है, b 3 4 5 6 का समुच्चय है। अब इस फंक्शन को मैं
मैपिंग मेथड से चित्रित करूंगा और उसी मैपिंग मेथड से जो चित्र बनेगा उससे ही मैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं यानी कि बेसिक है मैं सब हम जान लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो, इसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। ये अपना पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट बी। पहले सेट में कितने अवयव है, 1 2 3। दूसरे सेट में 3 4 5 और 6। इसको हमें बोल देंगे ए टू बी में परिभाषित है ए प्लन एफ एक्स। ठीक है, तो ये ए जो है वे इनपुट है अपने, क्या है इनपुट, और बी जो है वो है आउटपुट। कुल मिला के इनको मैं x के मान भी बोल सकता हूँ, इनको मैं y के मान भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि y बराबर ही तो होता है f x। अब देखो, इसमें इनपुट में ये डाल सकता हूँ और आउटपुट मेरे ये है, आउटपुट मेरे ये है। अब देखो, अगर मैं इनपुट इसमें एफ एक्स बराबर इनपुट पहला इनपुट डाल दो, पहला इनपुट 1, या यहाँ देख लो 1 डालोगे तो 1 प्लस के 2 कितना हो गया 3, यानी कि 1 किससे रिलेटेड हो गया 3 से, यानी कि एक इनपुट डालने में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा 3, तो 1 किससे बन गया 3 से। ऐसे दूसरा इनपुट डालो, दूसरा इनपुट डालोगे आप 2 या ये 2, तो इस फंक्शन में डालेगा 2 प्लस के 2 कितना देगा 4, यानी कि 2 इनपुट डालने पे मुझे क्या मिला 4, तो इससे रिलेटेड हो गया। ऐसे 3 डालूंगे, 3 डालने पे मिलेगा 5। ठीक है, 3 डालने पे मिलेगा 5। तो ये मैपिंग मेथड हो गया सहचित्रण विधि फंक्शन की। ठीक है, देखो 1 3 से रिलेटेड हो गया, 2 4 से, 3 5 से, यानी कि 1 डालने पे मुझे क्या मिल रहा 3, 2 डालने पे 4, 3 डालने पे 5, ये इस फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब जो ये वाला है x है जो इनपुट है, उनको पता क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं प्रांत। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डोमेन। जो आउटपुट है ये वाला, जो आउटपुट है ये वाला, इनको हम बोलते हैं प्रीसर, इंग्लिश में बोलेंगे रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन, और ये डोमेन ऑफ फंक्शन। यानी कि जितने हम इनपुट है उसको हम बोलेंगे डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिले वो इनपुट डालने पे उसको हम बोलेंगे रेंज यानी कि प्रीसर। अब सर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 6 क्या है, तो ये लेके पूरे का पूरा इसको हम बोलते हैं सह प्रांत। क्या बोलेंगे सह प्रांत, कोडोमेन, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। यानी कि 6 अगर इसमें शामिल कर दिया इस पूरे परिसर में तो सह प्रांत बनेगा कोडोमेन। ठीक है, इसका संबंध कुछ बन रहा है, ये परिसर है और पूरा का पूरा सह प्रांत है। सह प्रांत और परिसर में एक संबंध होता है कि परिसर जो है वो हमेशा सह प्रांत का उपसमुच्चय होगा। सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है परिसर। उपसमुच्चय का मतलब सह प्रांत, परिसर के जितने अवयव है सह प्रांत में मिलेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, सेट्स में मैंने पढ़ाया है सब सेट्स उपसमुच्चय, वो उसमें बताया था कि इस ये अवयव अगर इस पूरे सेट में मिल ले तो इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये परिसर देखो, और सह प्रांत पूरे को बोल रहे हो, परिसर इतने को बोल रहे, तो परिसर इसका ही तो भाग हुआ पूरे का ही, तो परिसर उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का। के भी है, ये भी काम की बात है, इसको भी आप रट्टा मार लोगे तो समझे। इनपुट को हम बोलते हैं क्या प्रांत, जो इनपुट डालने पे अलग अलग आउटपुट मिलते हैं उनको बोलते हैं हम रेंज यानी कि परिसर। और जो फलन परिभाषित होता है, ध्यान रखना कुल मिला के ये कहानी होती है, ये अपना सह प्रांत होता है जितना भी हुआ, और ये अपना क्या होता है प्रांत होता है। अब इस सह प्रांत में कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू मुझे प्राप्त नहीं हो रही होती है, या ये बोल लो जो आउटपुट हमें नहीं मिल रहे होते इस फंक्शन में, वो निकाल के जो बचा सह प्रांत में वो परिसर होगा। तो परिसर इससे थोड़ा छोटा हो सकता है, बहुत से सवालों में ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर भी हो सकते हैं। यदि मैं आपको यहाँ 6 नहीं देता, ये 6 नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि परिसर और इसका सह प्रांत दोनों के दोनों बराबर है। भाई ये परिसर है और ये सह प्रांत है।
ठीक है, तो प्रीसर और सह प्रांत दोनों बराबर हो सकते हैं, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हुई, जो यहाँ लिखा होगा वो प्रांत होगा, जो यहाँ होगा वो सह प्रांत होगा। ठीक है, इनके और भी नाम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रांत, पहले प्रांत के नाम जान लेंगे हम। प्रांत के मान होते हैं, अगर हम ग्राफ में मेथड करें, देखो हर फंक्शन का एक ग्राफ बनाया जा सकता है, इसको आप लिख लो। ठीक है, क्या कर लो, लिख लो, हर फंक्शन का एक ग्राफ बनाया जा सकता है। उस फंक्शन में जो एक्स एक्स का विस्तार होगा, एक्स एक्स का, एक्स एक्सिस का जो विस्तार होता है वो प्रांत होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस का विस्तार वो होता है अपना रेंज, परिसर। ठीक है, रेंज परिसर, वाई एक्स का विस्तार, ग्राफ अभी बनाऊंगा मैं, उसमें जान लेंगे। फिलहाल जान लो कि वाई एक्स का विस्तार अपना परिसर होगा, एक्स एक्स का विस्तार प्रांत होगा। परिसर के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, इसको आप उत्तर भी बोल सकते हो, उत्तर आंसर, फिर आप बोल सकते हो इसका ऊंचाई भी होता है ना। ठीक है, ये ग्राफ के हिसाब से उत्तर, जैसे यहाँ एक डालने पे 3 मिला ना, तो उत्तर मिला ना, तो इसको परिसर को हम उत्तर भी बोल देते हैं। ठीक है, और भी होते हैं इनके नाम, एक नाम और होता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। ये अपना प्रतिबिंब होता है और ये होता है पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत को पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ये इमेज, ये प्री इमेज। ठीक है, ये इमेज, ये प्री इमेज, ये प्रतिबिंब, ये पूर्व प्रतिबिंब। फिगर करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप जुड़े, वहाँ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि प्रांत क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, उनसे रिलेटेड परिभाषाएं। समझ गए, प्रांत, सह प्रांत और परिसर को, ये एक फंक्शन से रिलेटेड बहुत ही छोटी छोटी लेकिन काम की बातें थी जो हमने जान ली है। ठीक है, तो प्रांत और परिसर खत्म हुआ। अब बढ़ते आगे, आगे हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो ये जानने के अपने पास दो तरीके होते हैं, कितने होते हैं, दो तरीके। एक तो होता है मैपिंग मेथड, क्या जानने के, पहले समझ लो कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है वो या नहीं है। मैंने बताया प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, तो हम कैसे जानेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो इसको जानने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला मेथड जिसको हम बोलेंगे मैपिंग विधि से जानेंगे, मैपिंग विधि, मैपिंग मेथड हम बोलते हैं इसको, सहचित्रण विधि बोल सकते हो, सहचित्रण विधि। सहचित्रण विधि से हम जानेंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। देखो अब इसके लिए मैं आप ये कुछ मैंने मैपिंग यानी कि चित्रण कर लिया है, अब इनमें हम देखेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। फंक्शन की क्या परिभाषा थी, मैंने परिभाषा थी कि x के एक मान पे y का एक अद्वितीय निश्चित मान होना चाहिए, या ये बोल दो कि प्रत्येक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए यूनिक। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये इनके इनपुट है, ये आउटपुट है, तो एक इनपुट और इसका एक ही आउटपुट, यहाँ अलग इनपुट अलग आउटपुट, अलग इनपुट अलग आउटपुट, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। दूसरा देखेंगे, यहाँ इसका इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, बल्कि एक खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी देखा था, तो इसको भी हम बोलेंगे ये फंक्शन है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा एक इनपुट पे एक आउटपुट, इस इनपुट पे ये आउटपुट, इस इनपुट पे ये आउटपुट, और दूसरे इनपुट पे वही आउटपुट। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग इनपुट पे एक आउटपुट मिल जाए, ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन में संभव है कि दो अलग अलग इनपुट पे एक ही आउटपुट। आप वॉल्यूम की, टीवी की वॉल्यूम की आवाज़ या अपनी मोबाइल की टीवी की वॉल्यूम आप अपने टीवी की वॉल्यूम बटन से बढ़ा सकते हो, और यदि वो स्क्रीन टच है तो स्क्रीन से बढ़ा सकते हो। तो वॉल्यूम बढ़ाने के दो तरीके हैं, लेकिन बढ़ेगी क्या वॉल्यूम, तो दो इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल जाएगा, तो फंक्शन है। दूसरा यहाँ देखो, इसका इनपुट ये आउटपुट, अब इसका एक इनपुट और आउटपुट दो, एक ये, तो ये फंक्शन नहीं है। चौथे वाला ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके एक ही इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे। भाई दो इनपुट पे एक आउटपुट मिल जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक ही इनपुट पे दो आउटपुट मिल जाए, एक ही बटन से दो काम हो जाए, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। ये एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है, ये एक रिलेशन हो सकता है। तो समझ गए, ये एक बटन दबाने पे दो काम हो रही है, समझ गए। यदि अब भी नहीं समझे, देखो एक अच्छे से उदाहरण से समझाता हूँ। इस साइड बैठे पिता, इस साइड बैठे बालक, तो एक बालक इसका ये पिता, ये बालक इसका ये पिता, ये बालक इसका ये पिता, तो हम बोलेंगे जय जय भाई, अलग अलग बालक अलग अलग पिता, ये बालक इसका पिता, ये बालक इसका पिता, ये बालक इसका पिता, ये अभी बेचारा कवा रहा है, तो हम बोलेंगे फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके अलग अलग है। यहाँ देखेंगे हम, ये बालक इसका ये पिता, ये बालक इसका ये पिता, ये दो बालक, इन दोनों का एक पिता, यह भी कवर है फिर, तो हम बोलेंगे ये भी फंक्शन है। अब तो यहाँ देखो, ये बालक इसका ये पिता, अब ये बालक और पिता कितने, दो, संभव है, नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि ये फंक्शन नहीं हो सकता भाई, बालक एक और पिता दो, ऐसा रियल में तो संभव नहीं है, ठीक है। हालांकि अपवाद है, उसे आप नेग्लेक्ट करें, तो ये फंक्शन नहीं होगा, समझ गए। एक बटन दबाने पे दो काम नहीं होने चाहिए कुल मिला के। तो ये होता है मैपिंग मेथड। एक और मेथड होता है फलन को पहचानने का, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि हम ग्राफ की सहायता से जानेंगे। ऊर्ध्वरेखा परीक्षण, ऊर्ध्वरेखा परीक्षण क्या पढ़ रहे हैं हम, फलन पहचानने के तरीके। पहला तरीका मैपिंग मेथड था जो हमने बताया, अब पढ़ेंगे हम ऊर्ध्वरेखा परीक्षण। ऊर्ध्वरेखा परीक्षण में क्या होता है, यदि एक ऊर्ध्वरेखा, जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ग्राफ में होता है, ध्यान रखना, ये ग्राफ में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है। तो ग्राफ में ऊर्ध्वाधर रेखा दो बिंदुओं पर काटे तो फंक्शन नहीं होगा। यदि किसी भी फंक्शन का ग्राफ आपके पास है और उसमें आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हो और वो आपको दो बिंदुओं पर टच करते हुए दिख जाए उस ग्राफ को, तो वो फंक्शन नहीं होता। देखो कैसे, एक y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका फंक्शन होता है ये पैराबोला। एक तो है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, या बोलते हैं y बराबर रूट एक्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है ये, सॉरी ग्राफ होता है ये दोनों ग्राफ है, आप अलाइनमेंट में पढ़ोगे, ठीक है, पैराबोला के ग्राफ है। तो हमें ग्राफ में कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन है या नहीं है, तो एक ऊर्ध्वरेखा खींचो, कहीं भी खींच सकते हो आप। इस ग्राफ को कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसी नहीं है जो दो बिंदुओं पर काट रही हो, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है। लेकिन इस ग्राफ में एक क्या बहुत सारी, देखो ये लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा लाइन खींचनी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसको दो बिंदुओं पर काटे तो हम बोलेंगे फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखा पे x के मान फिक्स हो, तो x का मान ये फिक्स है, और इस x के मान पे देखो y का मान एक ये रहा, अपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो y के दो मान मिल गए यहाँ, y के मिल गए दो मान, और x का क्या केवल एक मान, तो ये तो अभी समझ आया था कि x के एक मान पे y के दो मान नहीं होने चाहिए, तो हम बोलेंगे फंक्शन नहीं है। तो समझ गए कि ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण से हम ग्राफ में फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि होगा कि नहीं होगा। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, यदि उसके ग्राफ को दो बिंदुओं पर काट रही होगी तो फंक्शन नहीं होगा, और एक ही बिंदु पर काटेगी तो फंक्शन होगा। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वरेखा परीक्षण, समझ गए। तो एक ग्राफ को पहचानने के तरीके थे। अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो कृपया शेयर और लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम जानेंगे फंक्शन के कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ। ये ग्राफ जानना जरूरी है, तभी हम आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फलन लेंगे, उसको हम बोलते हैं तत्समक फलन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन।
ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये होता है y बराबर x या एफ एक्स, y बराबर x, या इसको हम एफ एक्स भी बोलते हैं, एफ एक्स बराबर x। यानी कि आइडेंटिटी का मतलब इसमें हम इस फंक्शन में हम जो इनपुट डालेंगे वही अपना आउटपुट होता है, जो अपना इनपुट डालते हैं वही अपना आउटपुट होता है। तो हुआ ना कमाल का फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे फंक्शन हम समझने वाले हैं। उन फंक्शन का हम जानेंगे, एक तो ग्राफ जो कि बहुत जरूरी होता है, दूसरा उनका प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर अभी पीछे पड़ गया, ये हम प्रांत एक्स एक्स का मान और परिसर वाई एक्स का मान, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ में। तो ग्राफ खींचेंगे, उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रांत और परिसर जानेंगे, ठीक है। तो y बराबर एफ एक्स, जो पहला फलन मैंने बताया तत्समक फलन बोलेंगे जिसको आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या होगा कि जो अपना इनपुट होगा वही अपना आउटपुट होता है। y बराबर x की लाइन आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये ग्राफ, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो 45 डिग्री में यहाँ से झुकी रहती है, ये वाली लाइन होती है y बराबर x की। इसमें आप कहीं चले जाओ, x का और y का दोनों का मान समान उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये पहला फलन हो गया तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर एफ एक्स। इसका जो हम प्रांत है जिसको हम बोलेंगे df, डोमेन ऑफ फंक्शन, याद रखना आगे नहीं लिखूंगा, वो होगा आर एफ, रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि परिसर, आर एफ रेंज ऑफ फंक्शन ऐसे लिखेंगे। आगे याद रखना डीएफ डोमेन ऑफ फंक्शन, आर एफ रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। यानी कि आर एफ लिख दिया तो परिसर हो गया और डीएफ लिख दिया तो प्रांत हो गया, ये भी आर होगा। आर का मतलब रियल नंबर। इस फंक्शन में आप कोई भी इनपुट डाल सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। यहाँ का मतलब प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का इनपुट को हम क्या बोल देंगे, आर, वास्तविक संख्या। और आउटपुट भी मुझे नीचे से लेके ऊपर तक कुछ भी मिल सकता है, यानी कि प्रेशर भी कुछ भी मिल सकता है, तो इसका आउटपुट भी हुआ आर। आप समझ गए इनपुट आउटपुट हम ग्राफ में कैसे पहचानेंगे। एक्स एक्स का विस्तार जो होगा वो प्रांत होगा और वाई एक्स का विस्तार वो प्रेशर होगा। तो वाई कहाँ तक जा सकता है इसमें, नीचे से ऊपर तक, नीचे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो क्या होता है आर, ऐसे इधर, ठीक है। तो पहले जो फलन पढ़ा हमने तत्समक फलन, उसका प्रांत भी आर और परिसर भी आर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंक्शन है उसको हम पढ़ेंगे क्या, अचर फलन। दूसरा अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे इसको, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये होता है y बराबर c से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स बराबर c। c यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर -5, y बराबर -10 लाख, समथिंग कुछ भी हो सकता है, y बराबर पॉजिटिव 10 लाख। अचर का मतलब कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि यहाँ c का मान कांस्टेंट होगा, कोई फिक्स होगा, यानी कि उसमें चर पद नहीं होंगे, चर कौन, वेरिएबल नहीं होंगे, एक्स इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ वाई से रिलेटेड होगा। इसका ग्राफ सबको पता है, ऐसा होता है, ये y बराबर c का ग्राफ है भाई, y बराबर 1 का ये रहा, y बराबर 2 का ये रहा, y बराबर 10 लाख का ये रहा, y बराबर -1 का ये रहा, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ ये होते हैं, समझ गए। ग्राफ बिल्कुल सिंपल हुआ, यानी कि y का ग्राफ आपको खींचना है, ठीक है। क्या होता है एक्स के समांतर, बिल्कुल सिंपल। चलो, तो इसका ग्राफ समझ गए अचर फलन का। इसका डोमेन और रेंज आप नीचे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए SW। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा जो फंक्शन आता है बहुपदीय फलन, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं परिमेय फलन। कौन सा, परिमेय फलन, जिसको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। सॉरी रेशनल तो हाँ, परिमेय रेशनल ही होता है, रेशनल फंक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स बराबर एच एक्स बटे जी एक्स, कुछ इस टाइप का ही होगा भाई। परिमेयकरण, परिमेय समझते हो, 1/2 ये सब, ठीक है। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से होगा,
ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना, ये आगे जाके आपके लिए एक हथियार भी हो गया, यानी कि आपकी तर्कस में एक तीर हो गया जो आपको चलाना है, क्योंकि आपको कल को आगे जाके फंक्शन की रेंज और प्रांत, रेंज और डोमेन निकालने के काम आएगा या पर्सन आएंगे। तो वहाँ याद रखना कि कोई भी अगर ऐसे आया तो आपको बोलना है कि जो GX है प्रीमे में निचले वाला जो पार्ट होगा उसको बोलना कि आप जीरो कभी मत हो जाना, क्योंकि अगर ये नीचे जीरो हो गया तो पूरा का पूरा सवाल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ जीरो होते ही किसी के बट्टे में जीरो आएगा, नीचे जीरो आएगा तो इन्फिनिटी बन जाता है, जबकि मैंने बताया था कि y का मान तो निश्चित होना चाहिए, निश्चित यहाँ नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि जो नीचे है भाई, नीचे कौन है GX, कि तू जीरो मत होना। तो इसका प्रांत और रेंज प्रीसल निकालते टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसके नीचे जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। तो अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्राफ होता है y बराबर 1/x, इसका खिंचवाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, रट्टा मार लेना, y बराबर 1/x, इसका ग्राफ आप खींच सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। y बराबर 1/x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब खींच लोगे आप आराम से, जैसे देखो x का मान यहाँ रखोगे, x का मान ध्यान इसके लिए जीरो नहीं होना, x नॉट इक्वल टू जीरो, भाई जीरो है तो सवाल खत्म हो जाएगा, नीचे जीरो जाते 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी y का मान फलन ही नहीं होगा, ठीक है। तो फलन होने के लिए इसका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो तो नहीं होगा, इसलिए कभी भी इसका ग्राफ यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तक तो नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि y का मान जीरो संभव ही नहीं है, ठीक है। y का मान जीरो संभव ही, सॉरी x का मान जीरो संभव ही नहीं है, ठीक है। ये तो इसका ग्राफ है। इसमें हम अगर इसका df और rf लिखना चाहें, अगर मैं df लिखूं तो r माइनस का जीरो, रेशनल नंबर इसके x का मान, इसके लिए df r माइनस का जीरो है, यानी कि x के सारे मान ले सकते हो सिवाय किसके, जीरो के। जीरो क्यों नहीं लेना, क्योंकि जीरो लेते ही सवाल ही उड़ जाएगा, क्या उड़ जाएगा सवाल। तो इसका डीएफ हो गया, यानी कि इसमें हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, सर जी इसमें हम इनपुट जीरो छोड़ के सब डाल सकते हैं। तो आर क्या है, सब है, वास्तविक संख्या है, उसमें तो क्या घटा दिया मैं, जीरो, तो इसका डीएफ हो गया आर माइनस के जीरो। आर एफ बोलो, आर एफ, आर एफ भी इसका होगा आर माइनस का जीरो, ठीक है। तो इसका अब आगे बढ़ते हैं, ये याद रख लेना, ये सब काम की चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अगला फंक्शन उठाते हैं। अगला फंक्शन है बहुपदीय फलन, ठीक है, बहुपदीय फलन नंबर 4, बहुपदीय फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन लिख लेना, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होंगे, जैसे देखो ये जिसमें बहुत सारे पद हो, ये सब, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इनके इनपुट और आउटपुट यानी कि प्रांत और परिसर के बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो बेहतरीन पॉलिनोमियल होता है वो y बराबर एक्स स्क्वायर होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर। या दूसरा एक और लेते हैं हम, जो अपना द्विघातीय बहुपद पढ़े हो ना, द्विघातीय बहुपद क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, नहीं होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो इसके दो चित्र हैं, ध्यान रखना, एक तो एक का मान निगेटिव जीरो होने पर, एक का मान जीरो से बड़ा होने पर, एक का मान जीरो से बड़ा होने पर। अगर जीरो से छोटा हो गया तो पहले रेखिक फलन बन गया, जो कि हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था। एक का मान जीरो संभव नहीं है, क्योंकि फिर बहुपदीय फलन होने नहीं, वो रेखिक फलन हो जाएगा, ठीक है। तो एक का मान जीरो होने पर, एक का मान जीरो, एक का मान जीरो से छोटा होने पर, जीरो से बड़ा होने पर। जीरो से छोटा होने का मतलब है इसका ग्राफ ऐसा कुछ, जीरो से बड़ा होने का मतलब है इसका ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें अब देखो, इसका जो डीएफ है, इस वाली कंडीशन में एक्स का मान
देखो डीएफ तो दोनों में सेम रहेगा, आरएफ बदलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डीएफ जो है वो होगा एक्स का मान यहाँ से लेके वहां तक कुछ भी रख लो इसमें, यानी कि एक्स के मान में इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो डीएफ तो होता है आर, इसका भी डीएफ होता है आर। लेकिन इसका अगर आर एफ लिखूं, रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी रेंज ऑफ फंक्शन होती है, देखो ये नीचे की ओर बढ़ रहा, यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। रेंज निकालना सीख लो, नीचे की ओर बढ़ रहा तो मैक्सिमम माइनस इंफिनिटी तक, लेकिन मिनिमम जो होता है वो माइनस का होता है, डी बाई फोर ए। डी बाई फोर ए समझ रहे हो कहाँ था, माइनस के डी बाई फोर ए, इसका होता है ना डी बाई माइनस के डी बाई फोर ए। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी बटे फोर ए, क्या होगा माइनस। ठीक है, ये विविक्तिकर हम जो पढ़ते हैं 10th क्लास में वही है। ठीक है, दूसरा इसमें अगर हम आर एफ निकालना हो तो इसका आर एफ बिल्कुल सिंपल, देखो मैक्सिमम इसका मान ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस इंफिनिटी तक, और नीचे सबसे नीचे यू माइनस का डी बाई फोर ए। तो इसकी रेंज होगी, अगर ए का मान जीरो से छोटा हुआ इस बहुपदीय फलन में रेंज होगी माइनस डी बाई फोर ए से माइनस इंफिनिटी तक, और अगर ए का मान जीरो से बड़ा हुआ तो माइनस डी बाई फोर ए से प्लस इंफिनिटी तक। ये होता है बहुपदीय फलन। इसके दो महत्वपूर्ण ग्राफ है जो मैंने बता दिए। ठीक है, समझिए। तो एक दो चिन्हों पर डिपेंड करेगा, निगेटिव और पॉजिटिव पे। निगेटिव पे अरे घबराओ मत, माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर फोर ए एक्स स्क्वायर, अरे निगेटिव का नीचे की ओर खींचता है ना, और वाई बराबर फोर ए एक्स स्क्वायर का ऊपर की ओर, बस उसी है। ये ए जो है निगेटिव होने पे नीचे आएगा, ए पॉजिटिव होने पे बढ़ाएगा, तो रेंज दोनों की बदल जाएगी, जबकि डोमेन दोनों में सेम रहेगा। जीरो नहीं हो सकता, जीरो होता ही तो द्विघाती है, खत्म हो जाएगा, समझ गए, वो रेखिक में आ जाएगा, बहुपद नहीं होता। तो ये चौथा जो बहुपदीय फलन था उससे हमने काम काम की चीज निचोड़ ली है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और जान लेते हैं। ये इसका न्यूनतम मान होता है, इस कंडीशन में ये वाला अधिकतम मान होगा, और ये न्यूनतम मान होगा, और इस कंडीशन में ये न्यूनतम मान होगा और ये अधिकतम। ठीक है, तो अगर आपको न्यूनतम मान पूछा जाए तो माइनस के डी बाई फोर ए होता है, कुल मिलाकर रट्टा मार लो, द्विघात का न्यूनतम मान। कर को अगर पूछ लिया जाए किसी द्विघात का न्यूनतम मान बताओ, तो आप एकदम लिख लेना माइनस के डी बाई फोर ए होता है। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, एक बहुत ही शॉर्टकट, एक्स के किस मान पर होता है, तो एक्स के माइनस के बी बाई टू ए के मान पर होता है। यानी कि अगर एक्स का मान निकालना हो कल को, ये हाई क्लास लेवल हो गया, हम मापांक फलन जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, इसको देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, ध्यान रखना। ये इससे रिलेटेड सवाल एक आपके बोर्ड में कंपटीशन में जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में जाके कहाँ सताएगा, सत्य सॉरी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि जहाँ सांख्य के क्वेश्चन आएंगे और अवकलनीयता के क्वेश्चन आएंगे, या उससे आगे आप एक दिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ट भी पढ़ोगे, वहां भी आपको ये सब मिलेगा। यदि आपने अब सीख लिया आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही काम का है। ठीक है, तो मापांक फलन को हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स से। ठीक है, इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल, ये जो लाइन थी ए या वाई बराबर एक्स ही तो दी। अब मॉडुलस का तो हमने फंक्शन पता ही है, कोई भी चीज इसमें डाल लो, निगेटिव पॉजिटिव निकालेगा पॉजिटिव ही। ठीक है, तो जब यह लाइन नीचे जा रही थी, अब ये नीचे वाला मान तो निगेटिव हो भाई, y का मान ये मान तो नीचे हो, तो यह लाइन यहाँ पहुंच जा, यानी कि इसकी इधर इमेज बन जा, तो इसकी अगर मैं यू मिरर की तरह काम कर जा, तो इसकी जो नीचे की ओर लाइन थी y बराबर x की, उधर जाली। क्यों जाली, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या हो, हर चीज को पॉजिटिव करना, तो x के मान पे इधर x के माइनस मानों पे भी y का पॉजिटिव मान देगा, यानी कि x बराबर माइनस दो डाल दिया तो y बराबर कितना होगा, माइनस दो बराबर दो, यानी कि पॉजिटिव वाइब देता है, इसलिए जो नीचे जा रही थी वो कहाँ जा रही, ऊपर, क्योंकि ऊपर ही तो पॉजिटिव। समझ गए, तो इसका फंक्शन का ग्राफ होता है जो y बराबर x है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं खोलना सिखा देता हूँ आपको।
इसको अगर आप पढ़ोगे कल को एफ एक्स बराबर मोड एक्स, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर एक तो एक्स है एक माइनस एक्स है, एक तो एक्स है एक माइनस एक्स है। एक्स कब है? जब एक्स का मान 0 तक बड़ा है या 0 है, और माइनस एक्स कब देगा? जब 0 से छोटा होगा। ये कहानी आप लिखनी सीख लो मॉडुलस फंक्शन की, ठीक है। और घबराओ मत, जैसे एफ एक्स बराबर मोड में एक्स प्लस के 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स बराबर, इसको एक्स प्लस का 2, ठीक है। कब? जब एक्स का मान 2 से बड़ा, और माइनस कब खुलेगा? जब एक्स का मान 2 से छोटा। खोलना सीख जाओ। यहाँ देखो एक्स की जो क्रिटिकल वैल्यू थी भाई, जो कुछ भी बीच में उसको 0 के बराबर रख दो तो 0 आए, तो उससे बड़ा कर दिया तो पॉजिटिव, और उससे छोटा निगेटिव। यहाँ क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं इसको। एक्स प्लस के 2 को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स बराबर -2। अब -2 से, सॉरी उधर जा लिया, -2 आऊगा। -2 से बड़ा या बराबर रखोगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा भाई, और -2 से छोटा रखोगे तो निगेटिव खुलेगा। एक और देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर मोड में एक्स माइनस का 3, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे भाई, देखो इसका पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। x-3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 3 आ गया। अब 3 से तो बड़े की कहानी अलग बता रहा होगा, सॉरी 3 से, और 3 से छोटे की कहानी अलग बता रहा होगा। 3 से बड़े की कहानी में बोल लगा कि मैं पॉजिटिव खुल जाऊंगा, और छोटे में नेगेटिव। इसी हो तो मॉडुलस फंक्शन को ही खोलने का तरीका। इस फंक्शन को मैंने खोलना सिखा दिया, आप इससे डरना मत। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना, उससे बड़ी वाली वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव खुलता है, और उससे छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव खुलता है। ऐसे खोलते हैं फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को। हमने तो इसका क्या निकालना था? डीएफ और आरएफ। तो बताओ इसका पहले डीएफ, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यानी कि मापांक फलन की रेंज, सॉरी डोमेन क्या होगा? डोमेन यानी कि एक्स का मान। एक्स का मान आप देखो, एक्स का मान यहाँ तक लेके वहां तक कुछ भी दे लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हुआ आर। रेंज ऑफ फंक्शन बताओ कितना होगा? ये है सोचने वाली बात। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन होगा इसका पॉजिटिव। भाई आर में तो यहाँ से लेकर वहां तक आओगे, लेकिन रेंज यानी कि वाई के मान तो पॉजिटिव ही दे रहा, ऊपर ले दे रहा। तो आप लिखोगे कितना? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 भी दे सके, बिल्कुल दे सके, एक्स का मान 0 पे ही वाई का मान भी 0 है, लेकिन 0 से इन्फिनिटी तक। अब इंगे चलेंगे इसके वाई के मान, इसके लिए वाई के मान ऊपर की ओर, यानी कि 1 2 3 4 5। क्या -2 आ सकता है वाई का मान? नहीं आएगा, -2 यहाँ बैठता है, जबकि यहाँ तो प्रेजेंट है ही नहीं। इसलिए इसकी रेंज हुई, समझ में आए रेंज? अब रेंज वाई का विस्तार, वाई का विस्तार इसका यहाँ से लेकर ऊपर तक है, तो यहाँ 0 और ऊपर इन्फिनिटी, इसलिए इसकी रेंज हुई 0 से इन्फिनिटी तक। माइनस नहीं होगी, क्योंकि इसमें माइनस उत्तर हमें मिलते ही नहीं। यही तो फंक्शन है। इसमें एक्स कैसे डालो? तब माइनस का डालो, प्लस का डालो, दशमलव का डालो, ये पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसलिए इसकी रेंज ऑफ फंक्शन 0 से इन्फिनिटी तक। बहुत ही काम की बात। तो रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ मॉडुलस फंक्शन कितनी होगी? 0 से इन्फिनिटी तक, जो कि हम पॉजिटिव बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पॉजिटिव। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन आता है, ठीक है, अगला फंक्शन 6 नंबर का, जो कि होता है महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। जैसे पिछले फंक्शन में पढ़ा हमने मॉडुलस फंक्शन में, उसका काम था उसके अंदर आप पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, उसको पॉजिटिव निकालना है। ऐसे ही यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन, नाम से ही पता चलता है पूर्णांक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ एक्स बराबर बड़े ब्रैकेट में एक्स से। इसका काम होता है पूर्णांक निकालना। क्या? पूर्णांक निकालना। जैसे जैसे अगर मैं एफ एक्स 2.1 लिख लूं, तो 2.1 इस डिब्बे में गया और निकल के आया बाहर 2, क्योंकि इसका पूर्णांक कितना था? 2। आप चाहे 2.999 तक लिख दो, लेकिन इस डिब्बे में जाके 2.999 कितना बार आएगा? 2। यानी कि इसका काम ही क्या है? पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक फलन, पूरा का पूरा अंक निकालना। आप लिखोगे
9999, इसके अंदर डाल लूँगा 9.9999, क्या आएगा बाहर? 9 आएगा जी। महत्तम पूर्णांक फलन, इसको तो पूर्णांक तक का मैं मतलब है, जैसे उसको किसका फलन मतलब था, पॉजिटिव निकाल लूंगा जी मैं तो। ये क्या कह रहा है, मैं तो पूरा का पूरा अंक निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये तो हुई। अब इसमें एक खास बात अगर कल को आपको -1.99 दे दिया तो इन डिब्बे में जाएगा -1.999, तो बता आंसर। आंसर आएगा जी -1। पागल है, इसका आंसर आएगा -2। हमेशा छोटा पूर्णांक निकालता है, क्या निकालता है? छोटा पूर्णांक। -1.99 का छोटा पूर्णांक -2 होगा। देखो कैसे, संख्या रेखा 0 1 2 3 -1 -2, अगर 0 तक 0.9 के बीच, यहाँ तक 1 तक ना पहुंचन दो, इससे पीछे की जितनी वैल्यू वो कहाँ लाके पटकेगा? 0 पे। 1 तक 1.99 के बीच की जितनी वैल्यू कहाँ लाके पटकेगा? 1 पे। तो यहाँ आती -1.99, -1.99 कहाँ मिलेगी? यहाँ। तो कहाँ लाके पटकेगा? -1.99 पिछले पूर्णांक पे, यानी कि -2 पे। ठीक है, इसका काम ही हुई है कि अपने से छोटा पूर्णांक पे लाके पटक दो। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही होता है। कल को आपसे पूछने लगा माइनस का 0.999 क्या जाएगा? -1। माइनस का 0.99 का मतलब यहाँ हो आप, और इसका पूर्णांक क्या है? ये वाला -1। ठीक है, समझ गए? तो इससे रिलेटेड इसका ग्राफ होता है। देखो ये ग्राफ बिल्कुल सीढ़ी नुमा ग्राफ बोलते हैं इसको हम, सीढ़ी नुमा। यहाँ बनाएंगे इसे, ये 0, ये 2, ये 3। -1 -2 -3। सॉरी, ठीक है, यानी कि इसके बीच की यहाँ ला के बटकर, ओके, इसके बीच की यहाँ ला के पटक देगा, इसके बीच की यहाँ ला के पटक देगा। ठीक है, देखो सीडी बन गई ना ऐसी, इसलिए इसको सीडी नुमा ग्राफ बोलते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी संख्याएं होगी 1 तक कम की, वे सब 0 पे जाएगी। 1 से 2 के बीच की 0.99 कितना भी हो, वो सब कहाँ जाएगा? 1 पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी संख्याएं में सब कहाँ आके टिकेगी? 1 पे, -1 पे। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की जितनी संख्याएं -2 पे। ठीक है, तो इसके डीएफ आरएफ लिखेंगे हम, याद रखना, डीएफ आरएफ। डीएफ का मतलब इसमें क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, इसका इनपुट तो होगा आर, कुछ भी डाल दो, माइनस प्लस -1.2 -1.9999 कुछ भी, लेकिन आरएफ, आरएफ कमाल का होगा। आरएफ होगा इसका इंटीजर जेड, पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं, या आप बोल सकते हो आई भी इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। आर एफ यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूर्णांक ही देगा, तो इसका पूर्णांक होगा। वो दोनों हो सके, जेड प्लस भी हो सकते हैं, जेड निगेटिव, दोनों दे रहा है। ठीक है भाई, माइनस के पूर्णांक भी और प्लस के पूर्णांक भी, ठीक है, दोनों दे सकता है। समझ गए? तो इसकी आर एफ हुई जेड और डी एफ हुई आर। ठीक है, डोमेन आर और रेंज जेड। लास्ट का फंक्शन बचा इसका ग्राफ। ठीक है, सीडी नुमा ग्राफ होता है। लास्ट का फंक्शन बचा बस हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सिंगम फंक्शन। तो और भी है, मैं अलग अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सातवां फंक्शन सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, सिंगम बोलते हैं इसको, याद रखने के लिए सिंगम। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है? बहुत ही कमाल का होता है। ठीक है, ये 3 ही वैल्यू देता है, -1 0 1। अगर x का मान 0 से छोटा तो -1 देगा, x का मान 0 तो 0 देगा, x का मान 0 तक बड़ा तो 1 देगा। सर जी क्या कह रहे हो? बिल्कुल, अगर मैंने 2 रख दिया तो 0 तो बड़ा, तो आंसर बोल दो 1। 0 रख दिया 0, f-2 रख दिया, आंसर बोल दियो -1। यानी कि 0 तो छोटे होने पे -1 वैल्यू है इसकी, चाहे 0 तो छोटा कुछ लिख ले, -10 लिख ले, -10,000 लिख ला, आंसर यू -1 देगा। और 0 पे 0 देगा। अब 0 तो बड़ा लेने पे 1 देगा, अब 0 तो बड़ा तो 1 ले ले,
2 ले ले, 3 ले ले या 10 लाख ले ले, आंसर इसका 1 आना। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बनेगा ये वाला, ठीक है। देखो ये y बराबर -1, ये y बराबर 1, ये y बराबर 0, यानी कि x के अगले मान पे कौन मिलेगा, -1, x का 0 मान पे 0 और x इधर के मान पे 1। सिंपल, तो ये ग्राफ होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे 2 त्रिशूल लेके खड़े हो, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, समझ गए। तो ये इसका ग्राफ होता है, इसका डीएफ और आरएफ डोमेन ऑफ फंक्शन, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, एक्स का मान यहाँ से लेके वहां तक। आरएफ इसकी फिक्स है, या तो -1 है या 0 है या 1 है, ये 3 ही मान देता है ये, ठीक है। जबकि डीएफ इसका आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फलन, जो 7वां फलन था वो खत्म कर दिया है। इससे अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अपने पास फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फलन, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वहीं उनका ग्राफ देखेंगे, वहीं उनकी रेंज देखेंगे, वहीं उनका प्रेशर देखेंगे, दोनों एक ही हो गया, डोमेन देखेंगे, यानी कि डीएफ आरएफ उन्हीं चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे अलावा उसके अलग जो भाई है, कौन से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उनके भी हम उनके डायग्राम, रेंज और डोमेन उन्हीं के साथ देखेंगे उन्हीं चैप्टरों में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फलन थे, उनसे संबंधित ग्राफ थे, और उनके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने सीखी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।